हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि गलानी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिक्वायर्ड पोर्शन। तो देखो, रिक्वायर्ड में आपको तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट शोइंग क्वांटिटीज टू बी मैन्युफैक्चर। तो वैसे भी जो हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं वो इन क्वांटिटीज ही बनाया करते हैं। दूसरा पूछा है आपसे रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट भी आप देख चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये आपको इन क्वांटिटीज एज वेल एज इन रुपीज बोला हुआ है। और थर्ड आपसे पूछा गया है डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बजट। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करूँगी, एक बार फटाफट से फॉर्मेट शो कर दूंगी किस तरीके से फॉर्मेट है। देखो, हर बार क्वेश्चन में जितनी बार क्वेश्चन आया उतनी बार मैंने फॉर्मेट दिखाया है। तो आपको ये क्वेश्चन सब बहुत ईजी लग रहे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं। देखो फटाफट से, प्रोडक्शन बजट में क्या होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो मुझे रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। और आपने वर्टिकल कॉलम्स कितने बनाने हैं, जितने आपको क्वेश्चंस में फिनिश गुड दिए होंगे उतनी। उसके बाद रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले ये जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आपको पता थी तो उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट। एक फिनिश गुड बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल पता चल जाएगी। उसमें आप डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे, लेस ओपनिंग स्टॉक करोगे, तो आपको रॉ मटेरियल टू बी परचेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मिलेगा। फिर हम परचेज प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, परचेज वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो लेबर बजट वेजेस बजट बोला था। तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स हमें पता चल गए, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक यूनिट फिनिश गुड बनाने में हमें कितने आवर्स लगते हैं, ठीक है, कितने आवर्स लगते हैं उससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी नंबर ऑफ आवर्स के टर्म में। फिर मैंने लेबर रेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगी पर आवर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बजट मिल जाएगा। ओके, तो और यहाँ पर जो आप रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाते हो तो इसमें वर्टिकल कॉलम्स हम नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स के हिसाब से लेते हैं, और जो लेबर बजट बनाते हैं वो फिनिश गुड के हिसाब से लेते हैं। जितने आपके फिनिश गुड्स होंगे उतने हम वर्टिकल कॉलम्स बनाएंगे। ओके, तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही हमें डेटा मिलता जाता है हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट में इंसर्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चेतक लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट 3 प्रोडक्ट। तो चेतक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट कर रही है 3 प्रोडक्ट्स। इट मीन्स हमारे फिनिश गुड्स कितने हैं, 3 हैं। तो उनका नाम क्या है, चेयर्स टेबल्स एंड बेंचेस। तो ये हमारे 3 फिनिश गुड्स है, चेयर टेबल एंड बेंचेस। द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो हम जो बजट बनाने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बनाने वाले हैं, विच इज क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2014। ठीक है, तो क्वार्टरली हम बनाने वाले हैं। इट्स एक्सपेक्ट्स टू सेल्स। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो कितने पीरियड के लिए बजट बन रहा है ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। फिर आपको जो भी क्वेश्चन में डिटेल दी गई है आपको अब क्वार्टरली ही लेनी है। अगर आपको कोई मंथली दी होगी तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयरली दी होगी तो भी आप उसे क्वार्टरली में कन्वर्ट करोगे। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो आगे लिखा हुआ है, इट एक्सपेक्ट्स टू सेल्स। अब वो सेल्स बता रहे हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ, देखो, यूनिट्स बता रहे हैं। तो 4200 चेयर्स, 800 टेबल्स एंड 500 बेंचेस ड्यूरिंग द सेड पीरियड एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹50, 85, 158 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो हमें उन्होंने नंबर ऑफ सेल्स जो बताए इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स उन्होंने बताए हैं, चेयर्स टेबल और बेंचेस के। फिनिश गुड्स के हमें क्या बताया, सेल कितने में हमने, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल किए वो बताए, और दूसरा उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हमें बताई है। तो अगर आपको याद होगा तो ये हमें सेल्स कहाँ लगने वाले हैं, ये सेल्स हमें लगेंगे हमारे प्रोडक्शन बजट के अंदर। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, आगे लिखा हुआ है मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट। मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है, तो सॉरी, पूछा नहीं है, आपको दिया गया है। तो देखो, मटेरियल एंड साथ ही साथ बोला है लेबर, उनकी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमें जो बाय करनी होंगी उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई है कि कितनी रिक्वायरमेंट हमें लगती है। एक फिनिश, यहाँ पर ये आपको फिनिश गुड दिए गए हैं, तो एक फिनिश गुड बनाने में हमें रॉ मटेरियल या फिर लेबर कितना लगता है। ठीक है, तो देखो, पहला आपको दिया गया है टिम्बर पर यूनिट,
इन क्यूबिक फीट, और दूसरा दिया गया है अपहोल्स्ट्री पर यूनिट इन स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं ना, देखो टिम्बर का तो मीनिंग आपको पता है, वुडन चेयर्स जो हम बनाते हैं ना, तो वुड के टाइप में होता है, तो उसी शेप में आप क्या करोगे, चेयर्स बेंचेस ये आप अपना बनाओगे। और साथ ही साथ अपहोल्स्ट्री जो होता है वो आई थिंक क्वेश्चन टाइप कुछ होता होगा, जो कि चेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है, ये दोनों हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो एक फिनिश गुड बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है वो आपको दिया गया है, 0.5, 1.2, 2.5, ये पर यूनिट की कॉस्ट दी गई है। ठीक है, एक यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे टिम्बर पर यूनिट कितना लगता है, देखो पर यूनिट का मतलब क्या है, एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितना टिम्बर लगता है, 0.5 क्यूबिक फीट। ओके, उसके बाद अपहोल्स्ट्री के भी इसी तरीके से दिया गया, वो सिर्फ चेयर में रिक्वायरमेंट लगती है, टेबल और बेंचेस में नहीं लगती। उसके बाद आपको कारपेंटर टाइम और दूसरा क्या दिया गया है, फिक्सर एंड फिनिशर्स टाइम्स। ठीक है, तो कारपेंटर आपको लगेगा उसको कारपेंटिंग करने के लिए, दूसरा फिक्सर और फिनिशर्स टाइम आपको लगेगा। इट मीन्स ये दोनों क्या है, ये आपके ना लेबर्स है। ओके, तो ये आपको लेबर का डेटा दिया गया। देखो ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा था मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट, तो ये दोनों तो मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, लेबर्स। तो अब यहाँ पर ये जो आपको बताया नहीं, ये आपको टाइम बताया, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, टाइम पर यूनिट्स, और वो जो टाइम आपको दिया गया है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स दिया गया है। ठीक है, तो मुझे एक चेयर बनाने में कितने मिनट्स लगते हैं, 45 मिनट्स, टेबल बनाने में कितने मिनट्स लगते हैं, 60 मिनट्स। तो इस तरीके से मुझे क्या दिया गया है, दोनों का भी टाइमिंग दिया गया है, जो दोनों लेबर्स लगने वाले हैं उनका टाइमिंग दिया गया है। ओके, तो आगे दिया गया है टिम्बर कॉस्ट ₹50 पर क्यूबिक फीट। तो देखो यहाँ पर तो मुझे रिक्वायरमेंट बताई थी, अब मुझे इस टिम्बर की कॉस्ट पर क्यूबिक फीट बताई गई है। ठीक है, तो कॉस्ट पर क्यूबिक फीट एंड अपहोल्स्ट्री कॉस्ट इज ₹40 पर स्क्वायर यार्ड। आगे दिया गया है फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट इज फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल्स कॉस्ट 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड अपहोल्स्ट्री। तो अब आप बोलोगे हमें तो ऊपर क्या दिया गया था, यहाँ पर मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर हमें दो मटेरियल दिए गए हैं, दो टाइप के लेबर दिए गए हैं, इनकी कॉस्ट हमें मटेरियल की बता दी, ये किसकी बताई, टिम्बर की, और ये किसकी बताई है आपको, अपहोल्स्ट्री की। अब ये आगे क्या दिया है, फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट बोला है, इट मीन्स ये दोनों मटेरियल के अलावा ये तीसरा मटेरियल है। ठीक है, तो उनकी हमें कॉस्ट बताई है, और वो कॉस्ट कितनी बताई है, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड अपहोल्स्ट्री। ठीक है, इट मीन्स कि आप ये दोनों की कॉस्ट जब निकाल लोगे, ये पर यूनिट लगने वाला खर्चा है, उससे आप प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको दोनों के जो खर्चे मिल जाएंगे उनका एडिशन करके आप उनका 50% लोगे, तो वही कॉस्ट आपका जो तीसरा मटेरियल है, आपका तीसरा मटेरियल कौन सा है, फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल। ठीक है, तो इतना कॉस्ट हमें लगने वाला है। आई होप आपको समझ रहा होगा, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाएंगे ना, तो हम दो ही वर्टिकल कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पर भले ही आपको 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल दिए गए हैं, टिम्बर, अपहोल्स्ट्री एंड फिक्सिंग एंड फर्निशिंग मटेरियल, लेकिन आप दो ही कॉलम बनाओगे, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर क्या बोला था, मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट, तो इन्हें हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स आपको बताई गई है, इतना आप क्या करने वाले हो, परचेस करने वाले हो। तो परचेस बजट किसके लिए लगता है, जो हम बजट कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें परचेस करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसके लिए परचेस बजट नहीं बनाओगे, तो आपको फिक्सिंग एंड फिनिशिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हम परचेस बजट नहीं बनाएंगे। ओके, आगे दिया गया है कारपेंटर गेट्स ₹6 पर आवर। तो ये आपको कारपेंटर दिया गया था ना, इसका टाइमिंग आपको बताया गया था, लेकिन देखो ये जो आपको टाइमिंग बताया गया था ये इन टर्म्स ऑफ मिनट्स था, और यहाँ पर जो आपको रेट दिया गया है वो इन टर्म्स ऑफ आवर्स दिया गया है, ₹6 पर आवर। और साथ ही साथ फिक्सर एंड फर्नीचर्स का भी
फिनिशर्स का भी वही टाइम दिया गया रेट दिया गया है पर आवर, और यहाँ पर आपको उनका टाइमिंग मिनट्स में दिया गया है। तो आपको इन दोनों में से दोनों का जो यूनिट है वो सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिनट्स में डेटा दिया गया है ना, तो हम इनको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ आवर्स हमें निकल आएगा डेटा। ओके, आगे लिखा हुआ है डी पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेंट्री लेवल्स प्लान। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल्स प्लान। तो इन्वेंट्री देखो आपको क्या क्या बताई गई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में पहले तीन अगर आप कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, टिम्बर, अपॉल्स्ट्री और चेयर्स। टिम्बर और अपॉल्स्ट्री, आई एम सॉरी, पहले दो आपको देखने हैं। तो टिम्बर एंड अपॉल्स्ट्री, तो टिम्बर एंड अपॉल्स्ट्री ये क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। इट मीन्स रॉ मटेरियल के आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स बताए गए हैं, और ये दोनों हमें कहाँ काम आने वाले, हमें काम आने वाले हैं रॉ मटेरियल परचेज बजट में। और बाकी के जो तीन है, रॉ मटेरियल, टेबल एंड बेंचेस, तो ये मुझे कहाँ काम आने वाले, ये मेरे तीनों फिनिश गुड है, तो ये मुझे काम आएंगे प्रोडक्शन बजट के अंदर। हमें सी पॉइंट क्या दिया गया है, सी पॉइंट दिया गया है फिक्स्ड ओवरहेड वुड बी ₹8,000 पर मंथ। ओके, तो 8,000 पर मंथ बोला है, तो पर मंथ अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको पीरियड क्या दिया गया था, आपको क्वार्टरली बजट बनाना था। तो ये तो मुझे मंथली दी गई है, तो आप क्या करोगे, 8,000 इंटू 3 करूँगी तो 24,000 मुझे क्या मिल जाएगी, फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, और एक बात ध्यान में रखना, मैंने जब रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ा था ना, तो मैंने 3 ही क्वेश्चंस पढ़े थे। एक्चुअल में आपको नेक्स्ट पेज पे और 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो वो भी आपने पढ़ लेनी है। तो मैं आपको अभी पढ़वा देती हूँ। देखो आपको और क्या पूछा गया है, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर पर यूनिट ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स। तो आपकी 3 प्रोडक्ट्स है ना, बेंचेस, चेयर्स तो और टेबल्स, तो इन तीनों के लिए आपको क्या निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। और साथ ही साथ आपसे दूसरा पूछा गया है, फाइंड आउट द बजटेड नेट इनकम फॉर द सेड क्वार्टर। बजटेड नेट इनकम, बजटेड नेट इनकम का मतलब क्या होता है, बजटेड नेट इनकम का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट इनकम। ओके, तो आपको क्वार्टरली वो भी निकालनी है। तो अब फटाफट से हम क्या करेंगे, हमारे आंसर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमारा बनेगा प्रोडक्शन बजट, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आपको तो क्वेश्चन में सेल्स दिया ही गया है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको सेल्स दिए गए थे 4200, 800 एंड 500। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लेने थे, तो आपने वही देखो लिए हैं 4200, 800 एंड 500। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर हमें लास्ट टेबल बी वाले टेबल में आपको दिए गए थे। तो ये तीन मेरे क्या है, प्रोडक्शन बजट हम फिनिश गुड के लिए बनाते हैं। तो ये तीन मेरे फिनिश गुड है, तो इनके देखो ओपनिंग क्लोजिंग दिए गए हैं। तो एज इट इज़ हमें यहाँ पर क्या किए, हमने यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट किए। ओके, उसके बाद तो ऐड क्लोजिंग किया, लेस ओपनिंग किया, तो फिर मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ओके, उसके बाद बनेगा हमारा रॉ मटेरियल परचेज बजट। वो हमें पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ पूछा था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी ना, इंस्टीट्यूट क्या करती है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट क्या करती है, चेंज करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे देखो आप फाइनल स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई फॉर्मूला या फॉर्मेट रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो हमें कंसेप्ट समझ चुका है, और मैं अगर सेम फॉर्मेट हर क्वेश्चन में यूज़ करती हूँ तो आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करते वक्त बहुत इजी जाएगा, और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको पता रहेगा कि मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स या नंबर ऑफ़ रोज़ कितने बनाने हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रॉ मटेरियल परचेज बजट का मैं पहले खुद के फॉर्मेट के हिसाब से बताऊँगी, फिर हम इंस्टीट्यूट का भी फॉर्मेट देखेंगे। ओके, तो अब देखो मैंने आपको तो पहले ही फॉर्मेट तो बता चुकी थी, देखो हमारा परचेस बजट का ये फॉर्मेट मैं डिक्टेट कर चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से डिटेल्स उसमें इंसर्ट करेंगे। तो मैंने कहा था जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं उतने हम क्या करेंगे, वर्टिकल कॉलम्स बनाएंगे। तो मेरे 2 रॉ मटेरियल हैं, टिम्बर और अपॉल्स्ट्री, तो मैंने 2 वर्टिकल कॉलम्स बनाए और एक है पर्टिकुलर्स का। तो सबसे पहली बात आती है रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ
रॉ मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये है मेरा रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, ये फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला था उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। ठीक है, तो देखो अब आप आओ अपने फॉर्मेट में। तो अब हमारे फिनिश गुड्स 3 हैं, तो तीनों के आपने क्या लिखे, तीनों के आपने नाम लिख दिए, चेयर्स, टेबल्स एंड बेंचेस। और आपने जो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस है, ये 4000, 1500 कहाँ से आए, देखो यहाँ पर दिए गए हैं। आपने ये अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर निकाला था, यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर 4000, 1000 एंड 500। तो इतने यूनिट्स मैं क्या करने वाली हूँ, प्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो देखो चेयर्स 4000, टेबल 1000 एंड बेंचेस 500 लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए कि एक फिनिश गुड बनाने में कितना मटेरियल लगता है। तो आपको देखो ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई थी मटेरियल की, पहले 2 टेबल्स देखने हैं, ये पहले 2 टेबल्स हमारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड थे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है टिम्बर की। तो देखो अब आप टिम्बर की बात करते हो, तो टिम्बर में आपको चेयर के लिए 0.5, यहाँ पर टेबल के लिए 1.2 और यहाँ पर 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर आओ आप देखो, अब 0.5, 1.2, 2.5। तो ये किस तरीके से लिखा, चेयर के लिए 0.5, 1.2 किसके लिए था, टेबल के लिए, एंड 2.5 किसके लिए था, बेंचेस के लिए। और साथ ही साथ नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्या दिया गया था, 0.25। ये 0.25 सिर्फ चेयर्स के लिए लगने वाली है, अपहोल्स्ट्री पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.5, यहाँ पर सिर्फ देखो 2.5 लिखा है चेयर्स के आगे, और टेबल्स और यहाँ पर तो कुछ लगने नहीं वाला। तो ये ब्रैकेट बनाने से हो क्या गया, देखो अब आप क्या करोगे, सिंपली ये 4000 इंटू 0.5 करोगे तो आपको क्या मिल गया, 2000। ये टिम्बर का कॉलम है। उसके बाद 4000 इंटू 0.25 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000। ये जो आपने किया ना, तो 1000 मिलेगा अपहोल्स्ट्री का। उसी तरीके से आपको जितने रॉ मटेरियल दिए गए होंगे तो आप एक ही साथ ब्रैकेट में इनर कॉलम में अगर आप लिखते हो और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करते जाते हो, तो इससे आपका फॉर्मेट क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। आई होप आपको समझ रहा होगा। अगर आपको इंस्टीट्यूट का मेथड इजी लगता है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने निकाला रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो टोटल मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है रॉ मटेरियल की, इतनी। लेकिन मुझे क्वेश्चन में परचेस बजट पूछा था, तो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल में मैंने ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक किया, तो रॉ मटेरियल टू बी परचेस अब ये मुझे क्वांटिटी टर्म्स में मिल जाएगा। ओके, आपको दिखाती हूँ मैं। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया था, ये देखिए आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग, टिम्बर एंड अपहोल्स्ट्री। अब हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हें देखना है। तो ये दोनों हमें दिए गए हैं। सबसे पहले आप ऐड करोगे 650, 260 और लेस करोगे 600, 400। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए हमने ऐड किया है 650, 260 और लेस किया है हमने ओपनिंग स्टॉक 600, 400। तो हमें क्या मिल गया, रॉ मटेरियल टू बी परचेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में मिलने के बाद अब आपको क्वेश्चन में परचेज प्राइस भी दी गई थी, तो परचेज प्राइस, अब देखो परचेज प्राइस आपको दी गई थी टिम्बर की 50 और अपहोल्स्ट्री की 20। तो 50 एंड 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इन क्वांटिटीज़ को तो आपको क्या मिल जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल परचेज बजट इन वैल्यूज। ओके, तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल आता है। ओके, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, आपको इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट शो कर देती हूँ सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था रॉ मटेरियल परचेस बजट। तो रॉ मटेरियल परचेस बजट उन्होंने क्या किया है, रिक्वायरमेंट
रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग, सॉरी, एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल टू बी परचेज। ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे आगे क्या दिया गया है, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन रुपीज़। तो रुपीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही ये क्वांटिटीज़ मिल जाती हैं तो उन्होंने रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल अमाउंट्स मिल जाएंगी। लेकिन अब इसके लिए देखो, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक तो दिया गया था क्वेश्चन में, लेकिन ये जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो वो उन्होंने वर्किंग नोट 1 में निकाली हुई है। तो वर्किंग नोट 1 में देखो उन्होंने किस तरीके से निकाला, ये देखिए, रिक्वायरमेंट एज टू रॉ मटेरियल कारपेंटर्स टाइम एंड फिनिशर्स एंड फिक्सर्स टाइम। तो फिलहाल तो हम लेबर की बात नहीं कर रहे, फिलहाल मैं सिर्फ पहले आपको 2 रोज बताने वाली हूँ जो कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर। तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट में किस तरीके से चेंजेस किए थे, यहाँ पर हमने क्या किया था, तो देखो यहाँ पर लिखा था हमने चेयर्स टेबल बेंचेस और यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर 4000 1500। उसके बाद तो यहाँ पर लिखने के बाद अब आपको टिम्बर के बारे में बताया गया है। तो देखो अलग अलग कैलकुलेशन की है, 4000 इंटू 0.5, 1000 इंटू आई एम सॉरी, पहले सिर्फ अगर चेयर्स की बात करें तो 4000 इंटू 0.5, फिर यहाँ पर आपको लिखा है अपॉल्स्ट्री के लिए 4000 इंटू 2.5, फिर यहाँ लिखा है टेबल्स के लिए 1000 इंटू 1.2, और यहाँ पर तो आपको अपॉल्स्ट्री लगने ही नहीं वाला था। तो मैंने क्या किया, सिर्फ उसी तरीके से आपने बेंचेस का भी लिया, फिर आपने उनकी यहाँ पर टोटल की हुई है 4450 और 1000, ठीक है। तो उसी को सिर्फ मैंने क्या किया था, इन्होंने रो वाइज किया है, मैंने वर्टिकल कॉलम्स बना कर लिया था, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, आपको जो मेथड इजी लगती है आपने वो अपनानी है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन जो कि वेज बजट बोला था। इसमें भी मैं क्या करूँगी, मेरा फॉर्मेट जो है वो बताऊँगी, फिर इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट बताऊँगी, बिकॉज हम फिक्स फॉर्मेट वही यूज़ करते हैं तो उसी तरीके से निकालूंगी। तो देखो वेजेस बजट के लिए आपका क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है। तो लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, सबसे पहले तो आपने फिनिश गुड्स कितने प्रोड्यूस करने हैं। तो मेरे 3 फिनिश गुड्स है, चेयर्स टेबल्स बेंचेस, तो तीनों मैंने लिख दिए। और ये जो प्रोडक्शन बजट है ये मैंने आंसर 1 से लिए हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर रॉ मटेरियल के केस में भी क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन बजट से यहाँ पर हमने यूनिट लिए थे, फिर यहाँ हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल के केस में पर यूनिट फिनिश गुड बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है उससे मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक यूनिट बनाने के लिए, अब हम लेबर बजट बना रहे हैं ना, वेजेस बजट, तो पर यूनिट एक फिनिश गुड बनाने में, चेयर्स मुझे बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। और वो जो टाइम है ना, मैं आवर्स में लूँगी, आवर्स में लूँगी, बिकॉज इसके बाद जब मैं रेट से मल्टीप्लाई करूँगी, टोटल जो वेजेस बजट है वो मुझे वैल्यूज़ में निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, रेट मेरे पास 8 रुपीज़ पर आवर दिया गया था, पर आवर दिया गया था, तो इन्हें भी मुझे ये जो टाइम दिया गया था मिनट्स में दिया गया था, तो मैंने डिवाइड बाय 60 कर बिकॉज आपके 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में, तो मैंने डिवाइड बाय 60 किया, तो इन टर्म्स ऑफ आवर्स मुझे ये टाइम मिल जाएगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, आपको देखो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया गया था उनका, ये आपको दिया गया है चेयर टेबल्स बेंचेस। तो ये चेयर टेबल बेंचेस हैं, तो 45 60 75, तो देखो यहाँ पर 45 60 75, तो यहाँ पर चेयर्स टेबल बेंचेस, वहाँ पर इस तरीके से लिखा था, यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है चेयर्स टेबल बेंचेस। उसके बाद डिवाइड बाय 60 हमने किया है तीनों को। उसके बाद आता है 15 15 30, ये किसके लिए, चेयर्स टेबल्स एंड बेंचेस और फिक्सचर्स एंड फिनिशर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो 15 15 30, और हमने सबको, ये मिनट्स में है तो उन्हें डिवाइड बाय 60 किया है। देखो पहले मैंने यहाँ पर ये वाली फिगर्स क्यों ली, बिकॉज पहला कॉलम मेरा कारपेंटर का है, फिर नेक्स्ट कॉलम मेरा क्या है, फिक्सचर का है। तो पहले मैं आप क्या करूँगी, ये वाले यूनिट्स को इनसे मल्टीप्लाई करूँगी पहली वाली फिगर से, तो मुझे ये वाले वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो देखो आप कैसे पर कर देखो, 4000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60
60 करेंगे तो 3000 आएगा। 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 करूँगी तो 1000 आया। 500 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 60 किया तो 265 आएगा। उसी तरीके से फिक्सचर्स की अगर बात करें तो ये फिक्सचर्स की वैल्यूज़ है। तो फिक्सचर्स के लिए सॉरी आर्स है, तो फिक्सचर्स के लिए हमने क्या किया, 4000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60 किया तो 1000 आया। फिर 1000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60 किया तो 250 आया। इसी तरीके से 500 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 किया तो 250 आया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायरमेंट मिल गई। अब लेबर आवर्स मुझे मिल गए तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में अब मुझे रेट देखना है, रेट कितना दिया गया था, आई एम सॉरी मैंने कहीं तो भी ऊपर बोला था ₹8 पर आवर, तो 8 पर आवर नहीं है, यहाँ पर क्या है, कारपेंटर के लिए ₹6 पर आवर दिया गया है और फिक्सचर्स एंड फिनिशर्स के लिए आपको ₹4.8 आवर्स दिया गया है। तो देखो 6 और यहाँ पर है 4.8, दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे इनसे टोटल आवर्स से तो आपको ये क्या मिल गए, रेट डायरेक्ट वेजेस आपको मिल गई। ठीक है, इसी को अब इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से सॉल्व किया है, इंस्टीट्यूट ने इसके लिए भी क्या किया है, वर्किंग बना दी गई है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इन्होंने वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दिया गया है। तो वर्किंग नोट 1 में देखो हमने आधी ही वर्किंग नोट पढ़ी थी। पहली जो वर्किंग नोट थी वो रॉ मटेरियल और उसके बाद लेबर्स की, दोनों की बात कर रही थी। देखो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कारपेंटर्स टाइम्स एंड फिक्सचर्स टाइम। तो ये वर्किंग नोट सेव कर हम डायरेक्टली वो फॉर्मेट यूज़ करके बना सकते थे। तो देखो यहाँ पर मैंने टिम्बर की बात कर चुकी थी, ये है हमारा टिम्बर। फिर उसके बाद हमने बात की थी अपॉल्स्ट्री की। अब ये दो है मेरे आर्स यानी कि लेबर्स की बात हम कर रहे हैं। तो कारपेंटर और फिक्सचर्स, तो 4000 आपको दिए गए हैं। ये हम चेयर्स की बात करें, यहाँ पर चेयर्स है ना, तो चेयर्स हम कितने प्रोड्यूस करने वाले हैं, 4000। और उसके बाद टेबल्स हैं 1000 एंड उसके बाद तीसरे इसमें है बेंचेस, और बेंचेस कितने प्रोड्यूस करने वाले हैं, 500। तो पहले मैंने फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी लिख दी। अब मैं टाइम रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में टाइम रिक्वायर्ड आपको दिया गया है, ये यहाँ आपको टाइम रिक्वायर्ड दिया गया है। तो ये टाइम रिक्वायर्ड आपको दिया गया है चेयर्स टेबल बेंचेस। तो आपने सिंपली 45 डिवाइडेड बाय 60, 60 डिवाइडेड बाय 60, 75 डिवाइडेड बाय 60 इस तरीके से करना है। 45 डिवाइडेड बाय 60, उसके बाद है 60 डिवाइडेड बाय 60 को इन्होंने डायरेक्टली 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 75 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने फिक्सचर्स एंड फिनिशर्स के लिए भी लिखा हुआ है और उनकी उन्होंने टोटल ले ली है। तो ये टोटल जो आपको मिली है, अब इन्होंने, आपने आना है आपके आंसर 3 पर। तो आंसर 3 जो है हमारा, तो आंसर 3 में देखो यहाँ पर आपके आ गए टोटल आवर्स। तो टोटल आवर्स ये हमने वर्किंग नोट 1 से लिए, आपने रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी। आपको जो सुटेबल लगता है वो फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी तीनों प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल ओवरहेड नहीं रहता। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको वो पता होना चाहिए। देखो वेरिएबल ओवरहेड, वेट अ सेकेंड, तो देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखो टोटल कॉस्ट को दो इसमें बाइफरकेशन होता है, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे क्या आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड वेजेस, आई एम सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये तीनों हैं जिनको हम प्राइम कॉस्ट भी बोला करते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आते हैं, सारे ओवरहेड्स आते हैं, और वो ओवरहेड्स हो सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो। ठीक है, ये तो जो है ना डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस या एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट से। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट इनका नेचर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है ना वो क्या है, वेरिएबल ही है। लेकिन जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो ओवरहेड्स जो है वो दो कैटेगरीज में बाइफरकेट होंगे, एक तो वेरिएबल ओवरहेड, दूसरा क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड। तो अब
फिक्स्ड ओवरहेड आपको वेरिएबल ओवरहेड वो तो क्वेश्चन में ही बाइफरकेट दिया होगा। मेरा सिर्फ कहना इतना है, आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड नहीं होता, आपको ये दोनों चीज़ें लेनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, साथ ही साथ आपको वेरिएबल ओवरहेड लोगे, इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखो हमें 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज उन्होंने हमें तीनों के वेरिएबल कॉस्ट पूछे थे। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हमने 3 वर्टिकल कॉलम्स बना दिए। उसके बाद आपके रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल आपके 3 थे टोटल, 2 थे टिम्बर और अपॉल्स्ट्री, ये तो आपको याद ही हो चुके होंगे। लेकिन एक ये वाला जो है फिक्सिंग एंड फिनिशिंग, इनका देखो इसके लिए ना उन्होंने वर्किंग नोट 2 भी दिया गया है। तो ये जो फिक्सिंग एंड फिनिशिंग है ना, इसके लिए हमने कोई भी रॉ मटेरियल परचेज बजट नहीं बनाया था। जो परचेज बजट बना था वो सिर्फ इन दोनों के लिए बना था। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये यहाँ पर आपको दिया गया था, इनकी आपको कॉस्ट बताई गई है 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड अपॉल्स्ट्री। तो इन दोनों की आपको अगर कॉस्ट पता है, इन दोनों की कॉस्ट तो अभी जस्ट हमने निकाली है। तो हम वर्किंग नोट 2 देखते हैं। देखो वर्किंग नोट 2, तो वर्किंग नोट 2 में आपको दिया गया है टोटल कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड अपॉल्स्ट्री। तो टोटल कॉस्ट आपने कहाँ से ली हुई है, टोटल कॉस्ट आपने ये वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मेट है इसमें आपने देखो क्या किया है, सिंपली आपको ना पर यूनिट कितनी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में दिया गया है, और आपका रेट तो फिक्स उन्होंने एक ही रेट बताया 50 50 50। तो आपने सिंपली रॉ मटेरियल इंटू 50 50 50 किया। आपको एक बार शो कर देती हूँ, देखिए यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल दिया गया है, ये मेरा टिम्बर है तो ये मुझे रॉ मटेरियल दिया गया है, और इनका रेट, टिम्बर का रेट मुझे दिया गया है 50। तो सिंपली मैंने इनसे क्या किया, 50 50 50 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से अपॉल्स्ट्री का मुझे यहाँ पर यूनिट्स दिए गए हैं स्क्वायर यार्ड्स में, और फिर मुझे रेट यहाँ पर दिया गया है 20। तो इससे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मुझे एक यूनिट की कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उन्होंने बोला था, तो पर यूनिट के लिए मैं कॉस्ट भी पर यूनिट का ही ले रही हूँ। यानी कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए, एक चेयर बनाने के लिए मुझे इतना वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों की क्या की, टोटल ले ली। सबसे पहले इन दोनों की टोटल हमने क्यों ली, ये दोनों की टोटल ले ली हमने। ये दोनों के लिए टोटल लेने के लिए यहाँ पर टोटल ना करते हुए उन्होंने क्या किया, वर्किंग नोट 3 बना दी। तो पहले वाले की देखो टोटल क्या आएगी, 30 60 एंड 125। तो वही देखो लिखा हुआ है 30 60 एंड 125। तो अब इनका क्या बोला था, 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड अपॉल्स्ट्री। ये हमारी कॉस्ट है टिम्बर और अपॉल्स्ट्री की टोटल, वो भी इसका 5% लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल। तो यही हम वैल्यूज 1.53 एंड 6.25 हमने वेरिएबल कॉस्ट वाले टेबल में देखो लेके गए। तो रॉ मटेरियल में टिम्बर अपॉल्स्ट्री तो हो गया, और ये फिनिशिंग एंड फिक्सचर्स 1.53 एंड 6.5 ये हम वर्किंग नोट 2 से लेकर आए हैं। अब हमें रॉ मटेरियल मिल गया। दूसरी बात आती है डायरेक्ट वेजेस की। तो वेजेस भी देखो आपको टाइमिंग दिया गया है और रेट भी दिया गया है। तो टाइमिंग आपको जो दिया गया था वो 40 60 75 ये इन टर्म्स ऑफ मिनट्स दिया गया था। तो आपने उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 60 60 किया है। और साथ ही साथ कारपेंटर का आपको रेट दिया गया था 6 रुपीज़, एंड फिक्सर्स एंड फिनिशर्स के लिए आपको रेट दिया गया था 4.8। तो सबसे देखो आपने 6 रेट से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4.8 4.8 4.8 मल्टीप्लाई किससे किया आपने, टाइम से। टाइम आपको टेबल में दिया गया है, वापस से मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ, बहुत ईजी है, आपको समझ आ ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, तो आप इन दोनों की अब टोटल करोगे ना, क्वेश्चन में कहीं भी इसके अलावा हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए गए थे, ना ही हमें कोई वेरिएबल ओवरहेड दिए हैं। तो ये दोनों मिलाकर ही मेरा क्या बन गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, फिफ्थ क्वेश्चन, वो पूछा गया था बजटेड नेट इनकम मुझे बतानी थी। तो नेट इनकम मैंने बताया था 3 हमारे फिनिश गुड्स हैं, तो हमारा फॉर्मेट कैसा बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन
ये इन्होंने पर यूनिट निकालना है, तो फिर उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो इन्हें टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। टोटल कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद हमने फिनिश्ड कॉस्ट लेस किया। अब देखो क्वेश्चन में आपको फिनिश कॉस्ट है ना, लास्ट वाले सी पॉइंट में दी गई थी 8000, तो 8000 वहाँ पर मंथली दी गई थी, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 24000 आएगी। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, बजटेड नेट इनकम। तो सेलिंग प्राइस तो देखो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही सेलिंग प्राइस दी गई थी क्वेश्चन में, तो वहाँ से हमने पिकअप कर ली, यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी। वेरिएबल कॉस्ट आपने आंसर कोड में देखो यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किए, तो हमें क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इनको हमने नंबर ऑफ यूनिट्स भी आपको फर्स्ट पैरा में दिए गए थे, उनसे मल्टीप्लाई करने पर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। तो अब मैं आपको ना सिर्फ क्या करूँगी, सेलिंग प्राइस आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपको यूनिट्स दिए गए थे और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दी गई थी, और साथ ही साथ आपको ये लास्ट पैरा में यहाँ पर देखो 4000 पर मंथ फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया था। तो ये सारी डिटेल्स लेकर हमने क्या किया, ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। आपको समझ आ रहा है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने यहाँ कॉपी पेस्ट की है। तो इससे हमें बजटेड नेट इनकम मिल गया। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज किया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम के वक्त आपको फॉर्मेट रटा हुआ होगा, तो आप आंसर इजीली लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट रटने की भी ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली समझा है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दूसरों के भी साथ शेयर करें। ओके, बाय।